दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से हम किसी को मैसेज भेजते हैं और उसी की मदद से हम मैसेज रिसीव भी करते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही क्यों यूज करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए? और वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी मदद से अर्थ और आउटर स्पेस में कम्युनिकेशन हो पाता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसका पीरियोडिक ऑक्सीलेशन करवाइए और उसकी मदद से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बनना शुरू हो जाती है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का साझा होता है और उसी की वजह से वो आपस में बढ़ती है आगे। तो इसकी जो सबसे पहली खासियत है वो ये है कि हर एक वेव एक अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने साथ लेके चलती है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती कहाँ है? देखिए, किसी भी वेव के अंदर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है या फिर एक ट्रॉफ से दूसरे ट्रॉफ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं एक वेव या फिर वेव लेंथ। ठीक है, तो उस एक वेव लेंथ के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब एक के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आप उस चार्ज पार्टिकल को तेज कर दीजिए, उसकी वजह से क्या होगा कि एक वेव की जगह पे दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, चौथी भी आ जाएगी और पांचवी भी आ जाएगी। तो जहां एक थी वहां कम एनर्जी थी, अब जहां 5 आ गई हैं वहां 5 गुना ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो इसी वेवलेंथ के आधार पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं सबसे कम वेवलेंथ जिसकी है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। गामा रेज से लेके आप आगे बढ़ते जाइए, रेडियो वेव्स तक आप पहुंचोगे जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और उसकी एनर्जी बहुत कम है। तो बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के हिसाब से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सेट कर दिया। तो एनर्जी एक पहली वजह बनती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की। दूसरी वजह है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। हमें पता है कि ये लाइट है और लाइट की स्पीड इस वक्त में यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, मतलब इससे तेज कोई भी मोशन कर ही नहीं सकता। तो इंफॉर्मेशन को सबसे तेज भेजने का जो एक तरीका है वो यही है, किसी के भी मुकाबले ये सबसे ज्यादा तेजी से जाता है। करेक्ट। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि ये वैक्यूम में भी चलती है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, हर एक पॉइंट के साथ वो आगे बढ़ती है, फिर वो और आगे बढ़ती है, फिर वो और आगे बढ़ती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में चल रही है, तो इससे किसी भी तरीके के मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो कम्युनिकेशन नहीं रुकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी वेव्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो पाता है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास हमारी अर्थ है। अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेरिक स्फीयर बना हुआ होता है। हम जानते हैं उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, लेकिन उस एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्फीयर है, ये जो लेयर है, ये बहुत कमाल की लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि सन के सोलर फ्लेयर्स की मदद से आते हैं। सन क्या करता है कि हमारी तरफ बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि सोलर तूफान आ जाता है। तो उसके साथ साथ कई सारे ऐसे पार्टिकल्स भी आते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके अंदर आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, और वो मोशन करते रहते हैं। अब होगा ये कि जो हाई एनर्जी रेडिएशन है जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो बाहर से जब ये अंदर आने की कोशिश करती है रेडिएशन, जिसको हम कॉस्मिक वेव्स भी कह सकते हैं, मतलब कहीं से भी यूनिवर्स से कहीं से भी आ गई है, तो जब वो बाहर से आती है तो ये जो आइनोस्फेयर की लेयर है उन्हें ब्लॉक कर देती है कि भाई अंदर जाना आपके लिए अलाउ नहीं है। उनके साथ क्या होता है, उनकी जो एनर्जी होती है, उन कॉस्मिक वेव्स की जो एनर्जी होती है वो डिवाइड हो जाती है। वो कुछ एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस यूनिवर्स के अंदर, कुछ एनर्जी वो खुद ही अब्जॉर्व कर लेते हैं पार्टिकल, और बहुत थोड़ी सी एनर्जी होती है जिसको वो नीचे भेजते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं कॉस्मिक वेव्स की डिटेक्शन के लिए हमारे देश के महान साइंटिस्ट सर गोविंद स्वरूप जी के साथ एक डिटेक्शन सेंटर सेट किया था ऊटी के अंदर। वहां पे वो क्या करते थे कि इन कॉस्मिक रेस को डिटेक्ट करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि आउटर स्पेस में, बाकी यूनिवर्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, वहां से अगर कोई वेव चल के आ रही है तो उसका डिटेक्शन करते थे वो। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ना तो हम गामा, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट को बाहर भेज सकते हैं और ना ही अंदर आ सकती है। वो बाहर क्यों नहीं भेज सकते?
क्योंकि अगर हम गामा रेज बाहर भेजने जाएंगे तो आइनोस्फेयर उनको रोक लेगा, बाहर से आएंगी तो आइनोस्फेयर उन्हें रोक लेगा। तो इन 3 वेव्स का यूज तो हम नहीं कर सकते कम्युनिकेशन के लिए। फिर कहां जाएं? फिर बचती हैं राइट वाली वेव्स, यानी कि विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। उसके अंदर भी जो माइक्रोवेव होती है बड़ी कमाल की होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी कमाल की होती है कि अगर हम इसे भेजना चाहें, मतलब अगर हम मान लो कि कोई टावर है, उससे हम भेजते हैं तो वो आइनोस्फेयर भी क्रॉस कर जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्रॉस कर जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसको भी क्रॉस कर जाएगी, और अगर ऊपर कोई ISS है या फिर कोई और सैटेलाइट है उससे कनेक्शन भी बैठा लेगी। तो इसका मतलब आउटर स्पेस में जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो माइक्रोवेव्स की मदद से होता है। तो इसको आप लोग कह सकते हो स्पेस वेव। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमें अर्थ पे कम्युनिकेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे? मान लो कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक टावर है, एक दूसरा टावर है, और अगर मैं उससे कम्युनिकेशन करने जाऊंगा तो सीधे वेव भेजूंगा तो अर्थ क्या करेगी? उसे ब्लॉक कर लेगी, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक वेव को भेजने के लिए क्या किया जा सकता है? तो मैं आपको बताऊं, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि हम रेडियो वेव्स का यूज करें। रेडियो वेव्स के भी 2 पार्ट होते हैं, उसमें से शॉर्ट पार्ट का यूज करें। एक शॉर्ट पार्ट होता है, एक लॉन्ग पार्ट होता है। शॉर्ट पार्ट में थोड़ी छोटी होती है वेवलेंथ और लॉन्ग पार्ट में बड़ी होती है। हालांकि ये जो रेडियो वेव्स हैं ये माइक्रोवेव से तो बड़ी होती हैं वेवलेंथ के अंदर, लेकिन इस शॉर्ट पार्ट को हम क्या करेंगे, जब हम एक टावर से छोड़ेंगे तो वो आइनोस्फेयर को थोड़ा सा क्रॉस करेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर वाली लाइन से क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, इस दूसरे वाले पॉइंट को मिल जाएगी। तो इस वाली वेव को हम लोग कहते हैं स्काई वेव। ठीक है, वो माइक्रोवेव क्या है? स्पेस वेव है। ये क्या है? स्काई वेव है। ठीक है, तो इससे ये कम्युनिकेशन हो जाता है। अब बात करें लॉन्ग रेडियो वेव्स की, तो उसका भी यूज हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन उस वेव के साथ होता यह है कि वो आइनोस्फेयर को भी क्रॉस नहीं कर पाती है। यानी कि आप इसको एक पॉइंट से भेजोगे आसमान की तरफ, वो आइनोस्फेयर से टकरा के या उसके नीचे नीचे से ही वापस होके आ जाएगी और दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अब ये जो हिस्से मैंने आपको बताए हैं, इन हिस्सों में होती है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स होती है ना, वो क्या है, डिटेक्ट करती हैं, वही भेजती हैं। लेकिन कुछ वेव्स होती हैं जो आइनोस्फेयर के ऊपर जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती हैं। तो लॉन्ग वेव्स उन्हीं में से हैं। तो अर्थ पे लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए इन 2 वेव्स का यूज होता है। अब कौन सी 2 वेव्स बची? एक विजिबल बची, एक इंफ्रारेड बची। मैं आपको बता दूं कि विजिबल लाइट का भी यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अभी आपको याद आ जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक फाइबर होता है जिसमें कोट करके, मतलब कोटिंग करके उसके अंदर ग्लासेस लगाए जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसे लगाया जाता है कि लाइट को पास होने का रास्ता मिले। जैसे आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, आप लाइट डालोगे इस ग्लास के ऊपर, अब यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट तो होना ही है, तो वो आगे जाएगी। तो आपने यहाँ पे भी कांच लगा दिया, फिर यहाँ पे भी कांच लगा दिया, फिर यहाँ पे भी कांच लगा दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, लाइट जो है उसको पाथ मिलता जाएगा और वो आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप एक लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल सेट कर दो तो विजिबल लाइट बढ़ती जाएगी और अपने साथ इंफॉर्मेशन भी कैरी कर लेगी। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में बहुत लंबी लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसी का एक नतीजा, इसी का एक रिजल्ट इंटरनेट भी है। इंटरनेट भी इसी प्रोसेस से बना है। तो इसका मतलब विजिबल लाइट का यूज भी हम अच्छा खासा करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की कम्युनिकेशन के लिए। अब आती है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट जो है, आपने वेबग्योर देखा होगा, वो जो 7 रंग होते हैं, रेड के तुरंत बाद में आती है इंफ्रारेड लाइट। इस इंफ्रारेड लाइट का यूज किया जाता है शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि आपके टीवी का रिमोट, अब टीवी का रिमोट जो होता है हम लोग चलाते हैं तो चैनल चेंज करते हैं, तो वहां से इंफ्रारेड निकलती है और चैनल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो इनविजिबिलिटी है इसमें काम आती है, यानी कि ये दिखती नहीं है तो अच्छी बात है। अगर सोचो आप रिमोट चला रहे हो और बार बार आपको लाइट नजर आए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम करेगी। ठीक है, अनकंफर्टेबल कर देगी, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए कौन कौन सी वेव्स यूज़ की जाती हैं? विजिबल की जाती है, इंफ्रारेड की जाती है, माइक्रोवेव की जाती है और रेडियो वेव की जाती है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कम्युनिकेशन वेव्स कौन सी है तो आप बता सकते हो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो, आपने ज़रूर कुछ नया सीखा हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।